Our Lord is a warrior, and so are his angels. Nothing like this. It's like I can feel God. Where's my baby? I don't see any evidence you were pregnant at all. Our Lord sent angels to Egypt to slaughter the firstborn of the Egyptians, turned cities to assault women and children alike, and drowned the world when we were too lost to our sins. I'm proud of you, Joe. I wasn't expecting anyone, but I'm proud of you, and I'm glad that you found strength today. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिडनाइट मास की बुक 4th लैमेंटेशंस को। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी मिडनाइट मास की लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है एरिन को दिखाते हुए, जो अपना चेकअप करवा रही होती है और डॉक्टर सैरा को एरिन के पेट में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखती। और फिर सैरा तुरंत ही एरिन का अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट कर देती है और एरिन को डर लगने लगता है। और फिर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर सैरा देखती है कि एरिन के पेट में कोई भी बच्चा नहीं है और सैरा को लगता है कि एरिन का मिसकैरेज हो गया है। पर एरिन बताती है कि उसे मिसकैरेज के कोई भी साइन अभी तक नहीं दिखे हैं और एरिन का दिल टूट जाता है। अब हमें बेव को दिखाते हैं जो चर्च में होने वाली मास को कैंसिल कर देती है। और फिर हमें स्टर्ज नाम के एक प्लम्बर को दिखाते हैं जो कल रात फादर पॉल के मरने और जिंदा होने के टाइम पे घर में ही था और उसे भी अब फादर की सच्चाई पता होती है। अब बेव स्टर्ज को सारी बातें छुपाने के लिए बोलती है और बोलती है कि मॉन्सिग्नार भगवान का एक चमत्कार है और अभी हम लोग गांव में उनकी असलियत नहीं खोल सकते हैं और इस काम में डॉली और वेड भी हमारा साथ देंगे। अब बेव जाती है मॉन्सिग्नार से मिलने के लिए और अब हमें पता चलता है कि फादर मॉन्सिग्नार ने बेव, डॉली, वेड और स्टर्ज को अपनी पूरी स्टोरी बता दी है। पर फादर ने उस वैम्पायर को एज अ एंजल सबके सामने पेश किया है और सब लोग इस भ्रम में होते हैं कि भगवान मॉन्सिग्नार के जरिए दुनिया पे चमत्कार कर रहे हैं। पर हमें ये भी पता चलता है कि फादर ने किसी को ये नहीं बताया है कि वो क्रीचर अब आइलैंड पे ही है। अब बेव जब फादर को खाना देती है तो वो खाना नहीं खाता और फिर बेव के जाने के बाद फादर अपना हाथ धूप में जब रखता है तो उसका हाथ जलने लगता है और इसका मतलब अब फादर मॉन्सिग्नार एक वैम्पायर में बदल रहा है। अब हमें राइली और एड को दिखाते हैं जो काम पे होते हैं, जहाँ पे एड अपने बेटे से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो राइली के साथ हमेशा से कठोर रहा है। और अपने पापा की माफ़ी सुन के राइली इमोशनल हो जाता है और वो खुद को माफ़ी के लायक नहीं समझता क्योंकि उसने एक बच्ची को मारा था। अब हमें डॉक्टर सैरा को दिखाते हैं जो एरिन के ब्लड सैंपल को एक ब्लड सैंपल की किट में रखती है और तभी वहाँ पे मिल्ड्रेड आ जाती है जो अब जवान लग रही थी और इवन उसके बाल भी काले होने लगे थे और उसकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी थी और डॉक्टर सैरा इस बात के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती है। अब जब मिल्ड्रेड वहाँ से चली जाती है तभी एरिन का खून धूप में उबलने लगता है और फिर वो सैंपल की बोतल चटक जाती है और डॉक्टर सैरा डर जाती है। पर इस सीन को देखने के बाद एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। अब हमें पता चल जाता है कि आइलैंड पे ऑलमोस्ट सब लोगों के अंदर वैम्पायर ब्लड है और असल में जो मॉन्सिग्नार है वो लोगों को प्रसाद के तौर पे वैम्पायर ब्लड ही पिलाता है और इसी की वजह से आइलैंड पे सारे लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, जैसे कि लीजा फिर से चलने लगी है, मिल्ड्रेड फिर से जवान होने लगी है, एनी का चश्मा उतर गया है और एड फुर्तीला हो गया है। पर उसी खून की वजह से एरिन का बच्चा गायब हो गया है और अब सब लोगों की बॉडी में वैम्पायर ब्लड दौड़ रहा है। पर मॉन्सिग्नार ऐसा क्यों कर रहा है हमें पता नहीं चलता।
अब हमें एरिन और राइली को साथ में दिखाते हैं, जहाँ पे एरिन अपना बच्चा खोने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होती है और राइली उसे समझा रहा होता है। और फिर इस सीन में वो दोनों एक दूसरे को अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। एरिन बताती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा एब्यूसिव थी और वो एरिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसलिए एरिन अपनी होने वाली बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखना चाहती थी और एरिन अपने बेबी की वजह से ही काफ़ी दुखी होती है और वो खुद को समझाती है कि जब वो मर जाएगी तो वो अपनी बेटी के साथ फिर से रियूनाइट हो जाएगी। और राइली एरिन को अपने उस सपने के बारे में बताता है जो उसे डेली आता है। राइली बताता है कि तैराबैथ के मरने के बाद से वो डेली सपने में खुद को समुद्र के बीचों बीच फंसा हुआ देखता है और उस दुख के समुद्र से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नहीं दिखता और उसका सपना हमेशा एक सनराइज के साथ खत्म हो जाता है। अब एरिन राइली का हाथ पकड़ के भगवान से प्रे करने लगती है कि भगवान उन दोनों के दुख को जल्दी ही खत्म कर देगा। और दूसरी तरफ हमें मॉन्सिग्नार को दिखाते हैं जो भगवान से खुद के लिए प्रे कर रहा होता है, पर उसको अब खून पीने की तलब उठने लगती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में भी दर्द होने लगता है। अब मॉन्सिग्नार के हाथ पे एक क्रूसीफिक्स से कट लग जाता है और फिर वो अपना ही खून टेस्ट करता है जो उसे अच्छा लगता है और फिर मॉन्सिग्नार अपना ही हाथ काट कर खून पीने लगता है। अब रात होने के बाद मॉन्सिग्नार अपने घर से निकलता है और वो पहुंचता है डॉक्टर सैरा के घर पे मिल्ड्रेड से मिलने के लिए। और अब क्योंकि मिल्ड्रेड ठीक हो चुकी होती है तो जब वो मॉन्सिग्नार को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है, पर मिल्ड्रेड मॉन्सिग्नार को जवान देखकर शॉक्ड होती है और हमें पता चलता है कि मिल्ड्रेड और मॉन्सिग्नार अच्छे दोस्त हैं। अब मॉन्सिग्नार मिल्ड्रेड को बताता है कि उसे अपने अंदर भगवान फील होते हैं और फिर मॉन्सिग्नार वाइन में मिला हुआ वैम्पायर ब्लड प्रसाद के तौर पे मिल्ड्रेड को पिलाता है। अब हमें फिर से राइली और एरिन को दिखाते हैं जो लाइफ और डेथ की बातें कर रहे होते हैं और फिर उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है और फिर राइली अपनी रात एरिन के साथ ही बिताता है। अब हमें फादर को दिखाते हैं जिसे फिर से खून की तलब उठने लगती है और फिर फादर के पास जितना वैम्पायर ब्लड बचा हुआ होता है वो उसे पी जाता है, पर फिर भी फादर की प्यास नहीं बुझती। अब तभी जॉय फादर के घर आ जाता है और वो फादर को बोलता है कि उसे ड्रिंक करने की तलब उठ रही है और फिर फादर उसे घर के अंदर बुलाता है। अब जॉय नोटिस करता है कि फादर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर तभी जॉय को मॉन्सिग्नार की फोटो दीवार पे लगी हुई दिख जाती है और उसे भी फादर की सच्चाई का पता चल जाता है और वो डर के वहाँ से जाने लगता है, पर फादर उसे रोक लेता है। अब फादर जॉय को बोलता है कि तुम नशा छोड़ सकते हो और मुझे तुम पर विश्वास है और फिर फादर जॉय को गले लगाता है, पर फादर अपनी तलब की वजह से जॉय को छोड़ नहीं पाता। अब जॉय फादर को धक्का देकर खुद से दूर करता है, पर जॉय नीचे गिर जाता है और उसका सर एक टेबल के किनारे से लग जाता है और उसका सर फट जाता है। अब जॉय के सर से खून निकलने लगता है और फादर जॉय को बचाने की जगह उसका खून जमीन पे से चाटने लगता है और फिर फादर जॉय के सर में से उसका सारा खून चूस कर पी जाता है और जॉय मारा जाता है। अब अगली सुबह एरिन और राइली को दिखाते हैं जहाँ पे राइली एरिन को बताता है कि आज रात उसने अपने सपने में फिर से वही सेम चीज़ देखी, पर इस बार राइली के साथ बोट में एरिन भी थी और ये सुनकर एरिन को अच्छा लगता है और वो रात के टाइम राइली को फिर से घर आने के लिए बोलती है। अब हमें हसान और अली को दिखाते हैं जहाँ पे हसान अली को चर्च भेजने के लिए मान जाता है और फिर अली चर्च जाता है और फिर हमें चर्च में सब लोगों को दिखाते हैं जो फादर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर काफ़ी देर बाद भी फादर चर्च में नहीं आता और फिर बेव फादर को बुलाने जाती है। अब बेव जब फादर के घर पहुंचती है तो वो जॉय की डेड बॉडी और खून से लथपथ फादर को देखती है। अब बेव गेट बंद करती है और फादर के पास जाके पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और फादर बताता है कि कल रात उसे अपने अंदर कुछ अजीब फील हुआ था और उसके बाद ये सब हो गया। और फिर बेव बोलती है कि ज़रूर ये भगवान की कोई लीला है और भगवान ने तुम्हारे से कांटेक्ट करके पापी जॉय को सज़ा दिलवाई है। और अब बेव फादर को तैयार होने के लिए बोलती है और बेव बोलती है कि तुम्हें चर्च जाके सब लोगों को शांत करना होगा,
पर फादर अपनी धूप वाली प्रॉब्लम भी बेव को बताता है और फिर उस बदमिजाज औरत को ये लगता है कि भगवान फिर से धरती पे फादर मॉन्सिग्नार के जरिए आने वाले हैं और इसलिए मॉन्सिग्नार की बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। अब बेव वापस चर्च में जाती है और सबको बोलती है कि फादर अभी तक बीमार है और वो आज भी चर्च की मास नहीं कर पाएंगे और फिर बेव डॉली को प्रेयर्स करवाने के लिए बोलती है और वेड और स्टर्ज को लेके चर्च से चली जाती है। अब वेड और स्टर्ज भी जोई की बॉडी देखते हैं और फिर बेव बोलती है कि चलो तुम दोनों इस लाश को कारपेट में लपेटो और फिर रात के टाइम इसको समुंदर में एक लंगर से बांध के फेंक आना ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। पर ये सब देखकर वेड शॉक्ड होता है और वो फादर पे चिल्लाने लगता है, पर तभी बेव वेड को चाटा मार देती है और बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उस इंसान पे शक कर रहे हो जो मर के जिंदा हो गया है, जिसने तुम्हारी अपाहिज बेटी को फिर से चलने का मौका दिया है और जिससे भगवान और एंजल खुद आके बातें करते हैं। और ये जो पापी जोई है ये इस मौत को डिजर्व करता था, वैसे भी ये बस एक आइलैंड पे भोज था, तो अब तुम शांति से वो करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ और भगवान की लीलाओं पे सवाल मत उठाओ। अब स्टर्ज और वेड लाश को कारपेट में लपेटना शुरू करते हैं और बेव फादर को संभालती है। अब सीन जाता है एरिन पे जो शहर आई होती है अपना चेकअप करवाने के लिए और जब डॉक्टर टेस्ट रिजल्ट लाती है तो वो एरिन को बताती है कि तुम तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। और ये बात सुन के एरिन को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसने अपने बेबी को हर पॉसिबल वे में फील करा था और डॉक्टर पे इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब हमें राइली को दिखाते हैं जो फादर के साथ अपने नशा मुक्ति केंद्र पे होता है और आज वहाँ पे जोई नहीं आता। और जब राइली फादर से जोई के बारे में पूछता है तो फादर बताता है कि जोई अपनी बहन से मिलने के लिए शहर गया है, पर राइली समझ जाता है कि फादर झूठ बोल रहा है क्योंकि राइली जानता था कि जोई की बहन तो कुछ महीनों पहले ही मर चुकी है। अब राइली अपने घर पे डिनर के वक्त फादर के झूठ के बारे में ही सोच रहा होता है और एनी फादर की तारीफ और चमत्कारों के बारे में बात कर रही होती है और राइली को अब फादर पे शक होने लगता है। अब डिनर के बाद एनी राइली से बात करने जाती है और एनी राइली को बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है पर अब फादर पॉल सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर राइली एनी को फादर के झूठ के बारे में बताता है और फिर वो एनी को फादर से दूर रहने के लिए बोलता है और वहाँ से चले जाता है। अब हमें फादर को दिखाते हैं जिसे फिर से खून पीने की तलब उठ रही होती है और अब उस पे वैम्पायर का खून भी खत्म हो जाता है और फिर तभी वहाँ पे वही हैट और कोट वाला आदमी आ जाता है और वो आदमी असल में और कोई नहीं वही वैम्पायर होता है। अब फादर उस वैम्पायर को बोलता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे और फिर वो वैम्पायर फादर को चुप करता है और अपना खून वाइन की बोतल में भरने लगता है। और फादर और वैम्पायर के बीच में क्या प्लान चल रहा है ये हमें अभी भी पता नहीं चल पाता। अब हमें राइली को दिखाते हैं जो पहुंचता है एरिन के घर, पर राइली सोचता है पहले फादर को उनके झूठ के लिए कन्फ्रंट करने की और फिर राइली फादर से मिलने के लिए जाता है। अब जब राइली फादर के पास पहुंचता है तो वो उस वैम्पायर को देख लेता है, पर वो वैम्पायर राइली को देखते ही उस पे अटैक कर देता है और उसकी गर्दन काटकर उसका खून पीने लगता है और मॉन्सिग्नार उस जगह का दरवाज़ा बंद कर देता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिडनाइट मास एपिसोड 4 लैमेंटेशंस की और अब सीरीज की एंडिंग शुरू हो चुकी है और मुझे आशा है कि आप सभी को इस वीडियो के साथ ये एपिसोड समझ आ गया होगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।